तो यूनिट 3 में अपना पहला टॉपिक देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग लिखा है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें। तो इसमें आ जाते हैं, त्रिपाठी वाली बुक है जो, इसमें लिखा है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मार्क कर रखा है मैंने। पहले तो एक बार पूरा दिखा दूँ क्या क्या पढ़ रहे हैं, या साथ के साथ चलो। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? An organization is a social unit or human grouping deliberately structured for the purpose of attaining specific goals. Organization as the rational coordination of activities of number of people for achievement of some common explicit purpose or goal through division of labor and function through a hierarchy of authority and responsibility. Process of identifying and grouping of the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing a relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing their objective. Organization is the pattern of ways in which large number of people, too many to have intimate face-to-face contact with all others, and engage in a complexity of tasks, relate themselves to each other in conscious, systematic establishment and accomplishment of mutually agreed purposes. It should involve any significant amount of conscious planning, coordination or deliberate structuring. Characteristics of organization. पर्पस होना चाहिए, गोल या गोल्स होने चाहिए जो हमने प्लानिंग में ऑलरेडी बना लिए होंगे. क्लियर कंसेप्ट ऑफ मेजर ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द पर्पस. मेजर ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ का भी क्लियर होना चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू जॉब्स. ये उसकी जॉब, ये तेरी जॉब, ये मेरी जॉब. Establishment of relationship between these jobs in order to ensure coordination. This is through division of labor and delegation of authority. Group of organizations sharing a common profile of characteristics is called organizational configuration. Typology of organizations. Blow and Scott group organization into 4 categories using the criteria of cui bono, who benefits. ऑर्गेनाइजेशन विच बेनिफिट देयर ओनर्स, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स को करें, यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, क्लब्स. क्लाइंट्स को करें, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट स्कूल्स. पूरी सोसाइटी को करें, होल सोसाइटी. कॉमन व्हील ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट, आर्म्ड सर्विसेज, पुलिस. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. In performing the organizing function, the manager differentiates and integrates the activities of his organization. Differentiate करेगा, फिर इनको integrate करेगा. By differentiation is meant the process of departmentalization or segmentation of activities on the basis of some homogeneity. Integration is the process of achieving unity of effort among the various departments, segments और subsystem. ये 7 स्टेप प्रोसीजर में दिखाते हैं प्रोसेस को. कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमें नो द ऑब्जेक्टिव. स्ट्रक्चर फॉलोज द स्ट्रेटजी. तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसके लिए पहले भाई स्ट्रेटजी तो बतानी चाहिए, फिर स्ट्रक्चर बनेगा. डिसाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. व्हाट टू डू इनसाइड एंड व्हाट आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस मीन्स मेकिंग मैन्युफैक्चर वर्सेस बाय चॉइसेस फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड चॉइसेस अबाउट स्ट्रेटेजिक अलायंसेज विद अदर फर्म्स. मतलब हम सामान खुद बनाएं या ख़रीदें, ये ऐसी चॉइसेस. कौन सी हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, कौन सी हम बाहर से अंदर लेंगे, तो ये बाउंड्री हो गई. द एक्सटेंड टू विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट. जैसे कस्टमर डायरेक्ट वर्कर्स के साथ करें इंटरेक्ट, या नहीं हम बस सेल्स वाले के साथ करें उसको. हाउ इट इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट, बाउंड्री बना ली. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट. Group all closely related and similar activities into departments and sections. Sometimes even diverse activity may be closely related. जो diverse हैं उनको भी हम एक ग्रुप में कर देंगे, जैसे इंटर-प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड द एंटायर ट्रैफिक मैनेजमेंट फंक्शन बाय द मेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिकॉज इट मेक्स द मोस्ट यूज ऑफ इट. ऐसी क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डीम्ड डाइवर्स एंड प्लेस्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. तो जो डाइवर्स हैं उसको एक में भी कर सकते हैं, और जो सिमिलर लग रही हैं उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं. फॉर डेवलपमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसीज़. इसका एग्जांपल है टू इंश्योर दैट द प्रेशर फॉर आउटपुट इम्पोज्ड अपॉन द एवरेज फोरमैन मे नॉट इन्फ्लुएंस द इंस्पेक्शन एम्प्लॉयज़ कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ हिज आउटपुट.
तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में भी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वही होता है ना क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों को अलग कर दिया हमने। तो डिपार्टमेंट्स का हो गया। फिर उसके बाद डिसाइडिंग विच डिपार्टमेंट विल बी द की डिपार्टमेंट। की डिपार्टमेंट बताने पड़ेंगे। रेंडरिंग की एक्टिविटीज़, दैट इज़ एक्टिविटीज़ एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स। की अटेंशन चाहिए उनको, बाकी जो डिपार्टमेंट है बस उनको सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। Where key departments are not formally identified, the attention of top management is focused on the minor issues raised by the vocal managers. This is known as the decibel system of management. तो जो टॉप मैनेजर है वो फिर छोटे छोटे कामों में ही लगा रह जाएगा, की डिपार्टमेंट्स अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो। द की डिपार्टमेंट शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर द हायर मैनेजमेंट, डायरेक्टली होना चाहिए उसमें। तो यही है बस। लेवल्स एट विच वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस आर टू बी मेड। तो इसमें आगे द लेवल्स एट विच वेरियस मेजर एंड माइनर डिसीजंस आर टू बी मेड मस्ट बी डिटरमाइंड। हाउ मच डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट वांट टू हैव। डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन कर दी तो मे लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्म फेल हो जाएगी। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, रॉन्ग डिसीजंस एट रॉन्ग टाइम एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू ईच एग्जीक्यूटिव। नैरोअर द स्पैन द टॉलर वुड बी द स्ट्रक्चर विद सेवरल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक मैनेजर है, उसके अंदर 4 जने आते हैं, और एक है जिसके अंदर 8 जने आते हैं, तो यही होता है। ये वाइडर हो गया, नैरोअर हो गया। तो जितना नैरोअर होगा उतना लंबा बनेगा, जितना वाइडर होगा उतना कम लेवल्स बनेंगे। तो ये बाद में भी है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही है। सेटिंग अप अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, तो कोऑर्डिनेट तो करने का पड़ेगा ना। नीड टू कोऑर्डिनेट विद द इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। इफेक्टिव इंटीग्रेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज केयरफुल डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया था हमने, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट कैरी आउट देयर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, तो ओवरऑल गोल्स ऑफ मे बिकम सबमर्ज और कन्फ्लिक्ट्स अमंग द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकते हैं। 3 अदर कुछ फीचर्स हैं, ये तो हो गए 7, ठीक है। समअप करें इसको। सबसे पहले हमने करा भाई ऑब्जेक्टिव को कंसीडर, नो द ऑब्जेक्टिव, बाउंड्री डिसाइड करी, डिपार्टमेंट्स बनाए, की डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करे, लेवल्स मतलब लेवल एट विच डिसीजन आर टू बी मेड, डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन। फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक जना कितने उसको कंट्रोल करेगा, मैनेजर। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तो चाहिए ही है बस, और बाकी और कंसेप्ट है पावर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये भी कुछ नहीं है यार, ऑब्जेक्टिव अब वो देख लिया अपना। स्पेशलाइजेशन मतलब वही कि डिपार्टमेंट्स में तोड़ेंगे, जो स्पेशलाइज बंदा है वही करेगा, हर काम हर कोई नहीं करेगा ना, जो स्पेशलाइज है वही करेगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी ऊपर बता दिया, रीजनेबल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल, वही एग्जीक्यूटिव एट द हायर लेवल हैड लिमिटेड टाइम, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बस वही आनी चाहिए उनके पास, और रूटीन मैटर जो है वो रखे हुए हैं सबऑर्डिनेट, वो डील करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव एट हायर लेवल टू डिवोट टाइम टू मोर इम्पोर्टेंट इशूज़। स्केलर प्रिंसिपल, इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव एट द टॉप टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर एट द बॉटम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या है, यूनिटी मतलब 1, तो ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली 1 सुपीरियर उस कमांड ही हैज़ टू ओबे। मतलब ये कोई बंदा है तो इसके 2 बॉसेस नहीं होने चाहिए, बस एक ही होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये कहेगा तू ये कर, ये कहेगा तू ये कर। तो यूनिटी ऑफ कमांड। डेलीगेशन, प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड एट लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द अथॉरिटी डेलीगेटेड शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Each manager should have enough authority to accomplish the task assigned to him. डेलीगेट करना है, अब ये हायर पे है तो लोअर वाले को अपना काम दे सकता है, पर ये नहीं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, इसको भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और जो अथॉरिटी डेलीगेटेड शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सुपीरियर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ए सबऑर्डिनेट। नो सुपीरियर शुड बी अलाउड टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डेलीगेटिंग। ये नहीं कि उसने डेलीगेट कर दिया तो इसका काम खत्म हो गया ना, ये अभी भी रिस्पॉन्सिबल है। द अथॉरिटी इज़ द टूल बाय विच अ मैनेजर इज़ एबल टू कंप्लीट टास्क करेगा, क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए।
अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एफिशिएंसी भाई अकम्प्लिश करना चाहिए और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में। सिंपल होना चाहिए स्ट्रक्चर, मतलब जो लेवल्स होने चाहिए एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रीजनेबल बैलेंस इन साइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड, ये सब होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्टिव एक प्लान, सब एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए, ये नहीं अलग अलग सब कर रहे हैं ग्रुप में। पर्सनल एबिलिटी, सिलेक्शन वगैरह, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ये सब होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, तो जो स्ट्रक्चर बनाया ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके पीपल्स से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनती है पीपल से, पीपल ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन का। अब एक ये टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको अगर अलग से देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाद में डीप में दे रखा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एप्रोप्रिएट स्पैन क्या होना चाहिए, कुछ ये फार्मूला दे रखा है, फिर उसके बाद फैक्टर्स दे रखे हैं, ये टॉपिक है मतलब। अब एक बुक दूसरी भी है, रॉबिन्स करके जो बुक है ना, ये वाली, इसमें देखते हैं क्या क्या है, ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो जाए। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा छोटा, ऑर्गेनाइजे एज अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, process during which manager design an organization structure. Organizational structure is the formal arrangement of jobs within an organization. This structure can be shown visually in an organizational chart. Many purpose, ये सब जैसे divides the work, specific job department, assign task and responsibility, coordinate, cluster job into units, relationship among individual group and department, formal lines of authority, एलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। तो ये सब पर्पस है ऑर्गेनाइजिंग के। व्हेन मैनेजर क्रिएट और चेंज द स्ट्रक्चर, दे आर एंगेज इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट 6 की एलिमेंट्स। वो कौन से हैं, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन। तो ये 6 वो हैं की एलिमेंट। तो वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है, which is dividing the work activities into separate job tasks, division of labor भी कहते हैं इसको। This explain why you really find a cardiac surgeon। अब कार्डियक सर्जन का काम है सर्जरी करना, बाकी जो उसको वापस स्टिचिंग, सिलिंग ये जो खोला है उसने, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स करेंगे। और क्या है, एट सम पॉइंट ह्यूमन डिसइकोनॉमीज फ्रॉम डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये ज़रूरी नहीं है हर बारी डिवीजन ऑफ लेबर बढ़िया ही होगा, डिसइकोनॉमीज़ भी आ सकती हैं, जैसे बोर्डम, फटीग, स्ट्रेस, लो प्रोडक्टिविटी। ये ग्राफ दे रखा है, इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़। पहले कुछ टाइम तक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन फिर बाद में कम भी हो जाएगी। एट सम पॉइंट वर्क स्पेशलाइजेशन नो लॉन्गर लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे यूज़ मिनिमल वर्क स्पेशलाइजेशन एंड इंस्टेड गिव ब्रॉड रेंज ऑफ टास्क टू डू। मैकडी का एग्जांपल दे रखा है, जैसे उसमें अलग अलग बंदे होते हैं, कोई बनाएगा, फिर कोई ऑर्डर लेता है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, कॉलेज में डिपार्टमेंट होते हैं ना, हाउ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। 5 कॉमन फॉर्म्स दे रखी हैं, ये यहाँ पे चार्ट दे रखा है, फंक्शनल, जोग्राफिकल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर। तो फंक्शनल क्या करता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग। तो ये दे रखे हैं इसमें इसके फीचर्स। जोग्राफिकल, रीजनल इश्यूज़, जैसे वेस्ट का हो गया, साउथर्न रीजन, मिड वेस्टर्न। प्रोडक्ट में हो गया स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्लोजर टू कस्टमर। रिक्रिएशनल प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक वाले हो गए, इंडस्ट्रियल। ये प्रोसेस कि भाई सोइंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड मिलिंग, असेंबलिंग हो गया, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन। फिर कस्टमर में हो गया रिटेल, होलसेल, गवर्नमेंट। कस्टमर नीड्स मेट बाय स्पेशलिस्ट। पहले पेज में हमने ये नहीं देखा ना, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चर वर्क अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग गोल, फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स। चार्ट क्या, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। डिज़ाइन क्या, जब भी कोई चेंज करेगा उसको या क्रिएट करेगा। वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवाइडिंग वर्क एक्टिविटीज़ इनटू सेपरेट जॉब टास्क। और यहाँ पे कुछ है डिपार्टमेंटलाइजेशन में, द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर। क्रॉस फंक्शनल टीम भी बनती हैं फ्रॉम वेरियस फंक्शनल स्पेशलिटीज़। चेन ऑफ कमांड,
is the line of authority extending from upper organization level to lower levels which clarifies who reports to whom. पता होना चाहिए ना भाई मेरे को किसको रिपोर्ट करना है. Who do I go if I have a problem? तो इसके लिए 3 कंसेप्ट हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी ऑफ कमांड. अथॉरिटी refers to the rights inherent in a managerial position to tell people what to do and to expect them to do it. Managers in the chain of command had authority to do their job of coordinating and overseeing the work of others. Authority could be delegated downward to lower level, giving them certain rights which also prescribing certain limits within which to operate. Authority was related to one's position within an organization and had nothing to do with the personal characteristic of an individual manager. They assumed that rights and power inherent in one's formal organizational position were the sole source of influence, and if an order was given, it should be obeyed. फिर एक आती है acceptance theory. Says that authority comes from the willingness of subordinates to accept it. तो सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कब करेंगे? जब उनको ऑर्डर समझ आएगा. दे विल अंडरस्टैंड, दे फील दैट द ऑर्डर इज कंसिस्टेंट विद द पर्पस. द ऑर्डर डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद देयर पर्सनल बिलीव्स और दे आर एबल टू परफॉर्म द टास्क एज डायरेक्टेड. तो वही है, सिंपली व्यूइंग मैनेजर्स अथॉरिटी एज टोटल कंट्रोल डज और डज नॉट डू इज अनरियलिस्टिक. सर्टेन सर्कमस्टेंसेज जैसे मिलिट्री में वेयर सोल्जर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देयर कमांडर्स ऑर्डर्स. 2 forms of authority हैं, line authority और staff authority. Line authority entitles a manager to direct the work of an employee. It is the employer-employee authority relationship that extends from the top of the organization to the lowest echelon according to the chain of command as shown in this. Chain of command and line of authority. तो chain of command है chief executive officer CEO, फिर इसके अंदर आ गया executive vice president, president, executive vice president. अब ये प्रेसिडेंट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट आ गए. ये वाइस प्रेसिडेंट, इस वाइस प्रेसिडेंट के अंदर कुछ रीजन्स आ गए, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट आ गए. तो जैसे डिस्ट्रिक्ट ए इसको रिपोर्ट करेगा, फिर ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा. तो ये चेन ऑफ कमांड है. क्रॉस फंक्शनल टीम, इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस फंक्शनल. चेन ऑफ कमांड फ्रॉम अपर टू लोअर, हु रिपोर्ट्स टू whom. The rights inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it. Acceptance, the view that authority comes from willingness of the subordinates. Line authority, authority that entitles a manager to direct the work of an employee. तो यही है बस. और स्टाफ अथॉरिटी भी होती है कुछ, मतलब वो खुद डायरेक्ट नहीं करेगा, वो हायर कर लेगा टू असिस्ट एंड जनरली रिड्यूस सम ऑफ देयर फॉर्मेशनल बर्डन्स. Responsibility, when managers use their authority to assign work to employees. तो obligation to perform, यही है बस. Accountable for their performance. Unity of command क्या है? Person should report to only one manager. अब ये लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी का डायग्राम दे रखा है. ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, फिर ये मैनेजर, ये ऑपरेशंस. अभी जो साइड में इसने बनाया ना, असिस्टेंट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये स्टाफ अथॉरिटी है अपना बर्डन कम करने के लिए. ऐसे यहाँ पे परचेजिंग के अदर डायरेक्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे परचेजिंग वाले, ये सारे स्टाफ अथॉरिटी हैं. तो दे रखा होगा, लाइन इज यूज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम स्टाफ मैनेजर डायरेक्टली टू द अचीवमेंट. स्टाफ अथॉरिटी फंक्शन टू सपोर्ट, असिस्ट एंड जनरली रिड्यूस सम ऑफ देयर बर्डन. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अब वो परचेजिंग नहीं करेगा ना, इसलिए वो परचेज ऑफिसर हायर करता है. लाइन अथॉरिटी होगी परचेजिंग एजेंट्स के ऊपर. तो ये डायग्राम भी दे रखा है. फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ कैन मैनेजर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज. दैट्स व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल अबाउट. ट्रेडिशनल व्यू वॉज दैट मैनेजर्स कुड नॉट एंड शुड नॉट डायरेक्टली सुपरवाइज मोर देन 5 or 6 सबॉर्डिनेट. तो वाइडर और लार्जर स्पैन होगा तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा. ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे टोटल हमारे पास कितने मेंबर हैं, 4100 एम्प्लॉयज़ हैं. तो अब स्पैन ऑफ 4, मतलब ये 4 को कंट्रोल करेगा अपने अंदर, फिर ये 4 16 को करेंगे, 16 × 4 ऐसे चल रहा है ना. 4 4 × 16 4 × 64 × 4 करेंगे तो ये ऐसे आएगा. इसमें बन रहे हैं 7 लेवल. और अगर स्पैन ऑफ 8 होगा तो 1 × 8 64, ये ऐसे कवर हो जाएगा. फिर तो इसमें कितने लेवल बने, 1 2 3 4 5 और इसमें 7, तो 2 लेवल कम बने हैं.
ऑब्वियसली वाइड, और अब इसमें मैनेजर 1 2 इतने मैनेजर चाहिए, इसमें फिर भी थोड़े कम चाहिए। तो ज़्यादा मैनेजर ज़्यादा सैलरी लगेगी, तो इसमें हमने मैनेजर भी कम कर लिए। तो वाइडर स्पैन्स आर मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और एट सम पॉइंट वाइडर स्पैन में रिड्यूस इफेक्टिवनेस इफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वर्सन बिकॉज मैनेजर नो लॉन्गर हैव द टाइम टू लीड इफेक्टिवली। तो यही है स्पैन्स ऑफ कंट्रोल। इसमें मैनेजर 585 कम चाहिए, इसमें 1365 ज़्यादा है ना। स्टाफ अथॉरिटी क्या हो गई? पोजीशन विद सम अथॉरिटी दैट हैव बीन created to support, assist and advise those holding the authority. Responsibility, obligation or expectation to perform any assigned duty. Unity of command, each person should report to only one. The number of employees the manager can effectively and efficiently manage. फिर है decentralization, centralization. Degree to which decision making takes place at upper levels, वो हो गया centralized. Top manager make key decision with little input from below is more centralized. More lower level employee provide input to decentralization. Not either or concept relative है, not absolute. तो organization completely centralized decentralized नहीं होती, दोनों ही होती है। Many managers believe that decisions need to be made by those individuals closest to the problem regardless of their organization level. तो ये टेबल दे रखा है। सेंट्रलाइजेशन कब? जब एनवायरनमेंट स्टेबल है, लोअर लेवल मैनेजर कैपेबल नहीं है, डू नॉट वांट अस से, छोटे मोटे डिसीजन है, फेसिंग अ क्राइसिस और इस कंपनी लार्ज है, मैनेजर्स का से ज़्यादा मैटर कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट और अनसर्टेन पे, लोअर लेवल मैनेजर्स कैपेबल है और एक्सपीरियंस्ड है, दे वांट अ वॉइस इन डिसीजन, सिग्निफिकेंट डिसीजन है। जो कल्चर है वो ओपन टू अलाउइंग मैनेजर्स से इन व्हाट हैपेंस। Geographically dispersed, managers having involvement and flexibility. इसी को कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, विच गिव्स एम्प्लॉयज मोर अथॉरिटी पावर टू मेक डिसीजंस। फिर है फॉर्मलाइजेशन, हाउ स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जॉब्स एंड एक्सटेंड्स टू विच एम्प्लॉयज बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो वही है, कितने रूल्स हैं, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी। जो ज़्यादा दे रहा है वो इनफॉर्मल हो गया, रूल्स तो होंगे, देयर विल बी रूल्स, पर कौन ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दे रहा है वो हो गया। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, काफ़ी पढ़ लिया हमने, है ना। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं बाद में।